हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल लिव टू लर्न। बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। बिफोर दैट, यू नो ना व्हाट यू हैव टू डू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो अगर हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ने तो वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें स्कूल की, तो बहुत दिन हो गए ना आपको घर पे रहते हुए, तो स्कूल की याद तो आ रही होगी। तो चलो थोड़ी सी स्कूल की यादें ताजा करते हैं। जैसे आपको याद होगा ना, जब आपका ब्रेक होता है तो आप क्या करते हो? दौड़ लगाते हो हाउसेस की तरफ और फिर वापस दौड़ लगा के जल्दी से ब्रेक ओवर होने से पहले आप स्कूल बिल्डिंग पहुंचते हो। तो उस बीच जो आपने रनिंग की है उससे क्या हुई? कभी आपने नोटिस किया कि उस टाइम आपकी सांसें यानी कि आपकी ब्रीदिंग कितनी फास्ट हो रही होती है? नोटिस किया है ना? ऐसे ही और भी इंसिडेंट्स होंगे। सुबह पीटी का, तो पीटी में आप क्या करते हो? दौड़ लगाते हो। पीटी मैडम और पीटी सर आपको दौड़ लगाने के लिए बोलते हैं। कुछ टाइम बाद आपकी सांसें बहुत रैपिडली चलती हैं, है ना, फास्ट चलती हैं। ऐसे ही जब शाम को आप दौड़ने वाले गेम्स खेलते हो तो आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट चलती है। लाइक हैंडबॉल है, फुटबॉल है, इनमें ब्रीदिंग फास्ट चलेगी। लेकिन अगर बैठ के खेल रहे हो, लाइक कैरम है, तो ब्रीदिंग कैसे होती है? नॉर्मल होती है। तो जो ये ब्रीदिंग है, यानी कहीं फास्ट हो रही है, कभी स्लो हो रही है, ये क्यों हो रही है? आपने देखा ना कि अब जहां पर भी आपने दौड़ लगाई या दौड़ लगाने वाला काम किया या कोई हैवी एक्सरसाइज की, उस टाइम आपकी ब्रीदिंग फास्ट होती है। तो इसका मतलब जब हम हैवी वर्क करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उससे हमारी ब्रीदिंग फास्ट होती है। ये तो हमने कंक्लूड कर लिया। और क्या आप जानते हो कि जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का ही पार्ट है? बिल्कुल। अब जो रेस्पिरेशन का पार्ट है, और हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, तो क्या आप बता सकते हो कि व्हाई डू वी रेस्पायर? व्हाई डू वी रेस्पायर? हमें रेस्पायर करने की या रेस्पिरेशन की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि बच्चों, आप लोगों को पता है कि हम फूड इनटेक करते हैं और हम जो डेली वर्क कर रहे हैं वो सारा हो रहा है एनर्जी की वजह से। अब जो एनर्जी है, यानी कि मेन वर्ड इज एनर्जी, और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? फूड से आ रही है। लेकिन क्या हम खाना खाते हैं और हमें एनर्जी मिल जाती है? तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस फूड से, तो वो कैसे रिलीज हो रही है? कोई प्रोसेस होगी जिसकी वजह से जो फूड है ब्रेक डाउन होता है इनटू द एनर्जी, और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं टू परफॉर्मिंग आवर एक्टिविटीज, राइट? तो जब भी ये प्रोसेस हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और अब हमारा क्वेश्चन था व्हाई डू वी रेस्पायर? आंसर मिल गया ना आपको कि एनर्जी के लिए। जो हम फूड इनटेक करते हैं, जब वो हमारी बॉडी में जाता है, हमारी सेल्स उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड का ब्रेक डाउन होता है और उसमें से एनर्जी निकलती है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। कितना सिंपल है ना? अब चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? जैसा कि अभी हमने देखा कि रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी फॉर्मेशन। मीन्स इट इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन, यानी कि जो आपने खाना खाया है वो ब्रेक डाउन हुआ है, टूटा हुआ है इन द सेल्स। तो आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। और जब वो खाना सेल्स में पहुंचता है तो वहां पर वो खाना ब्रेक डाउन होता है, और उस ब्रेक डाउन ऑफ फूड की वजह से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। और जब एनर्जी निकलती है उसी को रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन इस डेफिनेशन में आपने एक बात ध्यान दी कि यहां पर एक वर्ड है, दैट इज ऑक्सीजन। तो हमेशा खाना जब हमारी बॉडी में, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं अभी, यानी कि जब हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो रिलीज करता है एनर्जी को, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब हमने यहाँ पे देखा कि कहाँ हो रहा है रेस्पिरेशन? सेल्स में। तो जो ये सेल्स हैं, जब इन सेल्स में फूड ब्रेक डाउन होता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो क्योंकि सेल्स में हो रहा है, तो सेल्स के नाम पे हम उस रेस्पिरेशन को क्या नाम दें?
अब उनमें उसका नाम भी तो रखना पड़ेगा ना, कि रेस्पिरेशन तो हो रहा है लेकिन वो हो रहा है कहाँ पर, सेल्स में, तो उसका नाम रख दें कुछ, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? व्हेन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ द बॉडी, सिंपल है ना, उसी के नाम से हमें सेलुलर रेस्पिरेशन मिल रहा है। तो यानी कि जब रेस्पिरेशन हमारी बॉडी की सेल्स में हो रहा है तो उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो ये हमने बात की कि फूड है, ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, साथ में और कुछ भी निकलता है, कुछ और रिलीज होता है, चलो पता लगाते हैं। तो रेस्पिरेशन ऑफ फूड, यानी कि हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में हमने फूड लिया, मीन्स हम ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा किसकी प्रेजेंस में बच्चों? O2, राइट। O2 की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मीन, दैट इज एनर्जी, राइट। तो इसको हम इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म में भी देख लेते हैं एक बार। ग्लूकोज इज C6H12O6 प्लस O2, that is oxygen. Here we go. क्या प्रोड्यूस होगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल याद है ना, CO2 प्लस वाटर H2O प्लस एनर्जी। अब एनर्जी का भी सिंबल होता है क्या? ATP। ये थोड़ी हायर क्लासेस की बात है, बस इतना याद रखना, ATP की फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट होती है, जिसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज ATP। ओके, तो यानी कि यहां पर आपने देखा ना कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर रिलीज होता है और एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी को हम यूज करते हैं अपनी डेली की एक्टिविटीज को करने के लिए और अपने जितने भी वर्क है उनको करने के लिए। विदाउट एनर्जी तो हम में हिम्मत नहीं रहती ना, हम नहीं परफॉर्म करते, एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इसीलिए रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड ना, व्हाई डू वी रेस्पायर? For getting the energy and performing our work. Next is type of respiration. जब हमने respiration को पढ़ा तो अब कितने टाइप के respiration होते हैं और उनमें क्या क्या होगा, उनको क्यों डिवाइड किया इन टाइप्स में? So there are two type of respiration. First one is aerobic respiration and second one is anaerobic respiration. तो aerobic अगर आप प्रोनाउंस कर रहे हो तो उसमें से कोई साउंड आ रही है, एरोबिक यानी कि एयर, राइट, एयर जैसे साउंड आ रही है ना, तो एयर में क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसमें ऑक्सीजन भी है, और आपको पता है हम कौन सी गैस इनटेक करते हैं? ऑक्सीजन। तो यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज और वी कैन से दैट फूड is broken down in presence of oxygen to release carbon dioxide, water and energy. The process is known as aerobic respiration. यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन या ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए, और वो कौन से सब्सटेंस है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है उसमें से, क्योंकि आपको पता है ना, आप जब ऑक्सीजन तो लेते हो लेकिन छोड़ते कौन सी गैस हो, रिलीज कौन सी करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो आपकी बॉडी में कहाँ से आई? खुद कहीं तो फॉर्म हो रही है ना, तो वो कहाँ फॉर्म होती है? रेस्पिरेशन के दौरान। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड इस रेस्पिरेशन में बनती है तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी रिलीज कर देती है, ठीक है। तो उसके बाद वाटर फॉर्म होता है एंड एनर्जी, जो कि आपकी बॉडी को चाहिए होती है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटी। नेक्स्ट, जैसे हमने अभी एक वर्ड इक्वेशन थोड़ी देर पहले भी देखी थी, तो उसी को रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगी। ग्लूकोज, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज है, फूड है, आपने खाया, आपकी बॉडी के अंदर गया, ऑक्सीजन इनटेक करते ही रहते हो, इनहेल करते हो ना ऑक्सीजन, सांस लेते हो, ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर गई, अब वो फूड क्या होगा? ब्रेक डाउन हो रहा है, कहाँ पर? सेल्स में, जिसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी,
नेक्स्ट दैट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब अनएरोबिक, एरोबिक साउंड कर रहा था एयर, और उसके आगे अनएरोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ एयर, और एयर में हम क्या इनटेक करते हैं? ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट द प्रोसेस इज इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज और फूड ब्रोकन डाउन, टूट जाता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखा अभी हमने बात की थी ना, अनएरोबिक मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन होता है फूड और रिलीज करता है अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इसमें अल्कोहल फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एनर्जी फॉर्म होती है। तो दो प्रोडक्ट तो सेम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड सेम, एनर्जी दोनों सेम, सिर्फ एक प्रोडक्ट चेंज हुआ एरोबिक और एनारोबिक में। क्या? यहाँ फॉर्म हो रहा था वाटर और यहाँ फॉर्म हो रहा है अल्कोहल। तो एरोबिक में वाटर फॉर्म होता है, वहीं पर एनारोबिक में अल्कोहल फॉर्म होता है। और अनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल यानी कि किस ऑर्गेनिजम्स में होता है? एरोबिक का तो आपने पढ़ा ना कि ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब अनारोबिक रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनिजम्स में होता है? दैट इज ईस्ट सेल। ईस्ट जो होती है बेटा, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और ईस्ट अनारोबिकली रेस्पायर करती है। कोई भी इसको फूड मिल जाए, जैसे शुगर जो होती है नेचुरल शुगर्स, उनके ऊपर ये एक्ट करती है, फीड करती है और अनारोबिकली रेस्पायर करती है, उनको ब्रेक डाउन करती है और अल्कोहल फॉर्म करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। आपने देखा होगा ना, जो पेस्ट्रीज वगैरह होती हैं, घर पे आप इडली डोसा जो भी बनाते हो, उसके आटे में थोड़ी सी ईस्ट डाल के रख देते हो, वो फूल जाता है। फूलता किस वजह से है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है ईस्ट, तो इसलिए वो फ्लपी हो जाता है, फूल जाता है। सो अल्कोहल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और एनर्जी बना। और जो ईस्ट होती हैं वो जो अल्कोहल फॉर्मेशन है ना, अल्कोहल फॉर्म करती हैं बाय अनारोबिक रेस्पिरेशन, उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। ये आपका नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे आप इसको 8th क्लास में। तो अभी हमें सिर्फ इतना जानना है कि जब ईस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करती हैं। तो ये तो हो गया, हमने ह्यूमन बींग्स का भी पढ़ा आपने कि ह्यूमन बींग्स एरोबिकली रेस्पायर करते हैं, ईस्ट सेल अनारोबिकली रेस्पायर करती है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे क्या ह्यूमन बींग्स अनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, तो क्या कहोगे आप? कहोगे ना कि अरे बुद्धू है, क्यों पूछ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन? जब ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन ले रहे हैं तो अनारोबिकली रेस्पायर क्यों करेंगे? लेकिन बच्चों, ह्यूमन बींग्स में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उन सेल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना? अमेजिंग बात। लेकिन कैसे होता है और क्या फॉर्म होता है? एनर्जी मिलने की, एनर्जी तो मिलेगी क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन और साथ में क्या बनता है? सिर्फ यही चीजें बनती हैं? अगर यही चीजें बन रही हैं तो फिर एनारोबिकली क्यों रेस्पायर कर रहा है? इसका मतलब कुछ चेंज बनता है ना। चलो उसी को देखते हैं कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल सेल। तो बेटा, जब हमने बात की कि जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ह्यूमंस में भी होता है, जो मसल सेल्स होती है ह्यूमंस में वो अनएरोबिकली रेस्पायर करती हैं, लेकिन उनको अनएरोबिकली रेस्पायर करने की क्या ज़रूरत हो गई? वो क्यों रेस्पायर करती है? कभी आपने देखा है जब आप पीटी में दौड़ लगाते हो, अब बहुत दिन से आप घर पे हो ना, उसके बाद जब आप स्कूल आओगे, सुबह पीटी होगी, आप इतने दिनों तक रेस्ट में हो और उसके बाद आप दौड़ना शुरू करोगे, तो आपके 2 राउंड 3 राउंड जितने भी आप लगाते हो, उसके बाद आपका शाम तक या नेक्स्ट डे आपके मसल्स में बहुत पेन होगा। आप कहोगे मेरी थाइज में पेन हो रहा है, मेरी आर्म्स में पेन हो रहा है। तो वो पेन क्यों होता है? क्योंकि आपकी मसल्स ने अनएरोबिकली रेस्पिरेशन किया है और उसके बाद लैक्टिक एसिड फॉर्म किया है, और जब ये लैक्टिक एसिड आपके मसल्स में स्टोर हो जाता है तो वो पेनफुल होता है, इसलिए आपको मसल्स क्रैम्प फील होते हैं। तो ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स है, ये क्यों होता है? जैसे अभी हमने बात की कि जो मसल सेल्स हैं वो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करती हैं, फूड को ब्रेक डाउन करती हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड को ब्रेक डाउन करती है मसल सेल्स टू रिलीज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। और 2 चीज बनती है, लैक्टिक एसिड अब एनर्जी। अब लैक्टिक एसिड की तो हमारी बॉडी को जरूरत है नहीं, लेकिन एनर्जी
ड्राइव करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए मसल सेल्स एनारोबिकली रेस्पिरेशन करती है। अब ये हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे होता है। क्यों? क्योंकि जब आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो या कॉन्टिन्यूअस रनिंग कर रहे हो, बहुत फास्ट रनिंग कर रहे हो, उस केस में आपने देखा होगा आपकी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है। मीन्स आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और जब वो एक्टिविटी हो रही है उसमें एनर्जी यूज हो रही है और कॉन्टिन्यूअस आप उस वर्क को कर रहे हो, जैसे दौड़ लगा रहे हो तो कॉन्टिन्यूअस लगा रहे हो, तो एनर्जी कॉन्टिन्यूअस यूज हो रही है, तो एक टाइम के साथ आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो आपकी बॉडी को जरूरत होती है और ज्यादा रेस्पिरेशन करने की, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने की। और एनर्जी प्रोड्यूस कब होगी? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और वो फूड को ब्रेक डाउन करेगी। लेकिन आपकी बॉडी में साथ साथ ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो आप हैवी ब्रीदिंग भी करते हो तो ऑक्सीजन उतनी आपकी बॉडी सेल्स को नहीं मिल पाती जितनी उसको चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए जो मसल सेल्स होती हैं वो वर्क कर रही हैं, मसल्स का यूज होता है हर एक वर्क करने में, उस टाइम अगर उसको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो वो अनएरोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर देती है। मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगी और लैक्टिक एसिड फॉर्म करती हैं और एनर्जी फॉर्म करती है, और वो एनर्जी आप यूज कर लेते हो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और इसलिए आपको जो वो लैक्टिक एसिड स्टोर होता है मसल सेल्स में, तो आपको क्रैम्प फील होते हैं। अब इस क्रैम्प से कैसे बचा जाए? यही है ना कि ग्लूकोज, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड बनाया और एनर्जी बनाया, और जिसकी वजह से आपको मसल्स क्रैम्प फील होते हैं इस लैक्टिक एसिड की वजह से। अब इससे कैसे आप रिलीफ पा सकते हो, ये मेन है, क्योंकि लैक्टिक एसिड तो फॉर्म हो गया, लेकिन अब उससे रिलीफ कैसे पा सकते हो? तो जो भी मसाज होती है, ऑयल मसाज या हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से अगर आप बात करते हो तो उसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो मतलब ऑक्सीजन ट्रेवल कैसे करती है हर एक बॉडी पार्ट में? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन भी आपकी हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक बॉडी सेल्स में आसानी से पहुंच जाएगी, और हर एक बॉडी सेल्स में पहुंचेगी तो जो लैक्टिक एसिड्स है वो ब्रेक डाउन होगा इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जब ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, वाटर जो होगा आपकी बॉडी यूज कर लेगी एक्सेस, और कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज कर दोगे, तो इसलिए लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा। और लैक्टिक एसिड खत्म हो गया तो आपकी मसल्स रिलीफ फील करती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी भी अनारोबिकली रेस्पायर कर सकती है मसल सेल्स में, जब उसको ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांड हो लेकिन उसको कम मिल रही हो तो वो एनारोबिकली रेस्पायर करती है फॉर गेनिंग द एनर्जी। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो रेस्पिरेशन है उसमें सबसे मेन प्रोसेस क्या हो रही है? क्या हो रही है? सबसे मेन क्या चीज है? दो ही चीज है ना, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। और जो ये ऑक्सीजन और एक और चीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, उसको निकालने की जरूरत हो रही है। ऑक्सीजन आप ले रहे हो उसको एरोबिकली रेस्पायर करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है उसको आप निकाल रहे हो, तो इसमें दो चीजें हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। उसको हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन में। अब जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को आप क्या टर्म दोगे? वेरी गुड, बड़ी आसानी से आपने तो बता दिया, ब्रीदिंग। ठीक है, दिस इज ब्रीदिंग। चलो कंटिन्यू करते हैं ब्रीदिंग के साथ। क्या होती है ब्रीदिंग और कैसे होती है? सो ब्रीदिंग बेटा, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन, ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज गिवन आउट। मीन्स जैसे अभी हमने रेस्पिरेशन में देखा कि ऑक्सीजन हम ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर बन रही है उसको हम एक्सेल आउट कर रहे हैं। सेम उसी प्रोसेस को जिसमें ऑक्सीजन रिच एयर इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालते हैं, उसको हम ब्रीदिंग कहते हैं, यानी कि सांस लेना। दोनों में डिफरेंस पता लगा? क्या हम रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग को सेम डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एनर्जी मिलती है, और वहीं पर ब्रीदिंग सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये दो प्रोसेस
होती है ब्रीदिंग में, और इसमें एनर्जी फॉर्म नहीं होती, बल्कि ये हेल्प करती है रेस्पिरेशन में। ओके, तो क्लियर है ना बिटवीन द रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। नेक्स्ट जो ब्रीदिंग है उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकेंड वन इज एक्सहेलेशन। व्हाट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? इनहेलेशन मीन्स इन मतलब अंदर, सो द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन, यानी कि ऐसी एयर को अंदर लेना जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, उस प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। ऑक्सीजन का लेना इनहेलेशन। नेक्स्ट एक्सहेलेशन, द गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स एक्सेल, एक्स बाहर निकाल दिया। तो ऐसी एयर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जिसमें ज़्यादा है, उस एयर को बाहर निकालना, उसको कहते हैं एक्सहेलेशन। तो अब आप बता सकते हो ना कि हमें सरवाइव के लिए एनर्जी ज़रूरत होती है, और वो हमें मिलती है रेस्पिरेशन से। और रेस्पिरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ब्रीदिंग की वजह से। अगर आप सांस लोगे नहीं, ऑक्सीजन इनटेक करोगे नहीं, तो क्या आपका रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो आपकी बॉडी में हो सकती है? नहीं हो सकती ना। तो मीन्स सरवाइव करने के लिए या जिंदा रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन, राइट। तो अगर वो सॉन्ग है ना, आपको कोई कहता है कि जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? सिर्फ एक मुलाकात ज़रूरी है, तो वो कंसेप्ट ही गलत है। फिर ऑक्सीजन कहाँ गई? क्या हुआ? ऑक्सीजन का रोल क्या है? मुलाकात से ही काम चल जाएगा, तो ऑक्सीजन का क्या काम है ना? तो वो ऐसी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना, वो काल्पनिक चीज़ें हैं। वास्तविकता यहाँ है, रियलिटीज़ कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है ना। अब आप सांस बंद करके देख लो, नाक और अपना जो माउथ है दोनों बंद कर दो, कितनी देर सर्वाइव कर सकते हो? फिर चाहे किसी से भी मिल लो, ऑक्सीजन ही नहीं लोगे तो सर्वाइव भी नहीं करोगे, फिर मुलाकात कहाँ से होगी? तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। ओके, नेक्स्ट है ब्रीदिंग रेट। सो ब्रीदिंग रेट को अगर हम देखें, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आप सुबह से शाम तक कोई ना कोई काम करते हैं, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, खाने का हो, तो जितने भी ये काम करते हो आप, क्या हर एक टाइम आपकी ब्रीदिंग का रेट सेम होता है? मीन्स आप एक तरह से ही सांस लेते हो, कभी फास्ट या कभी स्लो नहीं, बस मॉडरेट रेट से। ऐसा होता है, आप दौड़ रहे हो, आप कहीं जल्दी से जा रहे हो, आपको कहीं पहुंचना है जल्दी से, उस टाइम आपकी ब्रीदिंग रेट। अगर आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, उस टाइम आपकी ब्रीदिंग रेट, मतलब आपका सांस लेने की गति। और अगर आप सो रहे हो, उस टाइम आप कैसे सांस ले रहे हो, या आप आराम से लेटे हो, उस टाइम कैसी आपकी सांसें चल रही है। जो ये दर है कि 1 मिनट में आप कितनी बार सांसें लेते हो, उसको ही तो ब्रीदिंग रेट कहते हैं। जैसे द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट, एक इंसान 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है, एक इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, उसको हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रीथ्स पर मिनट, मीन्स 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ ब्रीथ्स होती हैं, दैट इज द ब्रीदिंग रेट। तो आप अपनी ब्रीदिंग रेट हर काम में काउंट करके देख सकते हो। यानी कि अगर आप दौड़ के आए हो तो उसके बाद अपनी वॉच रखना, स्टॉप वॉच, और उसमें 1 मिनट तक काउंट करना आपकी ब्रीदिंग रेट कितनी है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल हो, आराम से बैठे हुए, तो आप अपनी ब्रीदिंग रेट काउंट करके देखना कि उस टाइम कितनी है। तो आपकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, यानी कि जब आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, आराम से बैठे हो या लेटे हो, और उस टाइम की ब्रीदिंग रेट जब आप दौड़ के आए हो या कोई काम करके आए हो, दोनों में डिफरेंस होगा। तो जो ये पर मिनट में हम अपनी ब्रीदिंग्स को काउंट करते हैं, उसी को हम ब्रीदिंग रेट कहते हैं। अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो उसकी जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होती है, यानी कि जब वो नॉर्मल कंडीशन में होता, कोई काम नहीं कर रहा, तो वो 15 to 18 ब्रीथ्स होती हैं पर मिनट। 1 मिनट में वो 15 से 18 बार सांस लेता है। वहीं पर अगर हम एडल्ट ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, यानी कि वो कोई हैवी काम कर रहा है, तो उसकी जो ब्रीदिंग रेट है वो अप टू 25 टाइम्स पर मिनट हो सकती हैं।
मतलब 25 और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये वेराई करती है पर्सन टू पर्सन, ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान की इतनी ही हो, अलग अलग हो सकती है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। तो 25 से ऊपर हो सकती है हैवी कंडीशन में, लेकिन नॉर्मल में 15 to 18। तो ये वेराई कर सकती है बेटा। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन जो ये प्रोसेस है होती कैसे है, कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं? आप सोच रहे होगे नोज से ही हम लेते हैं। वेयर विद द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमन बींग्स में कौन सा है? लंग्स हेल्प करते हैं। लेकिन वो किस तरह से हेल्प करते हैं और कैसे? ये ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? सो हाउ डू वी ब्रीथ, कैसे ब्रीथ करेंगे भाई हम? तो फर्स्ट जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम देखें, या आप पिक्चर में भी आसानी से देख पा रहे हो विद द लेबलिंग, तो इसमें जो सबसे पहले है दैट इज द नोज, जिसको हम नोस्ट्रल्स भी कहते हैं, और उसके अंदर जो पैसेज है दैट इज द नेसल पैसेज। आफ्टर द नेसल पैसेज, जहां से हमारी माउथ की ओपनिंग और जो नेसल पैसेज है वो कनेक्ट होते हैं, उस कॉमन पैसेज को हम कहते हैं फेरिंग्स। यानी कि जो फूड पाइप और विंड पाइप दोनों के लिए, फूड और विंड दोनों के लिए जो एक ही पैसेज होता है उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। और एंड आफ्टर फेरिंग्स जो पाइप्स हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। फूड पाइप, जो फूड है अलग फूड पाइप में जाएगा, और जो एयर है वो दूसरी पाइप, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, दूसरी में मूव करती है। एंड विंड पाइप इज ट्रैकिया, जो ये कार्टिलेजेस की बनी होती है, जो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, दिस इज द ट्रैकिया। और उसके बाद ये ट्रैकिया 2 में डिवाइड होकर दोनों लंग्स में एंटर कर जाता है, दिस इज द लंग्स। तो ये इसके बाद लंग्स में एंटर करता है। लंग्स जो होते हैं बेटा मस्कुलर ऑर्गन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। वो आपने देखे होंगे कि रिब्स से ढके हुए होते हैं, और रिब्स का क्या काम होता है? लंग्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उसके ऊपर कवरिंग बनाती हैं, और रिब्स जो लंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके नीचे एक मस्कुलर शीट होती है, एक मसल्स से बनी हुई एक शीट, लाइक फ्लैट ऑर्गन्स होता है, जिसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। अब इस पूरे का रोल कैसे है? जैसे अगर हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग में सबसे पहले हमें एयर को इनटेक करना पड़ता है। तो सबसे पहले एयर इनटेक होगी नोज से, नोज के बाद एयर नेसल पैसेज से होते हुए यहाँ फेरिंग्स में आएगी। आफ्टर फेरिंग्स एयर ट्रेवल टू द ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद एयर एंटर करेगी लंग्स में, जिसकी वजह से लंग्स फूले हुए होते हैं। अब जो ब्रीदिंग है यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता कैसे है? तो जब आप इनहेलेशन की देखें, यानी कि इनटेक ऑफ एयर, इनहेलेशन की प्रोसेस आप देखेंगे, उसमें आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो। इनहेल करके देखो आप भी, तो जब आप इनहेल कर रहे हो तो आपकी जो रिब्स हैं वो चेस्ट कैविटी पूरी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। और उस केस में हमेशा रिब्स और डायफ्राम जो होता है उसका फंक्शन अपोजिट होता है। अगर रिब्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा। तो आप इनहेल करके देखो ऑक्सीजन, तो उसमें आपकी रिब्स कहाँ मूव कर रही है? ऊपर की तरफ। तो डायफ्राम कहाँ मूव करेगा? नीचे की तरफ। चेस्ट कैविटी क्या होगी? एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, यानी कि स्पेस बढ़ जाएगा उस चेस्ट कैविटी का। तो उसको स्पेस अगर है तो आप इजीली उसमें एयर फिल कर सकते हो, तो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हो। अब ड्यूरिंग एक्सहेल यानी कि गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब आपको एयर को बाहर निकालना है, तो ड्यूरिंग द गिविंग आउट ऑफ एयर, और वी कैन से दैट कार्बन डाइऑक्साइड, जब आप उसको एक्सहेल करते हो तो चेस्ट कैविटी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। एक्सहेल करके देखो, सांस बाहर निकाली, चेस्ट कैविटी आपकी नीचे की तरफ जा रही है। चेस्ट कैविटी नीचे की तरफ गई तो डायफ्राम अपोजिट मूव करेगा, किधर? ऊपर की तरफ। तो चेस्ट कैविटी नीचे आ रही है, डायफ्राम ऊपर आ रहा है, तो बीच का चेस्ट कैविटी का स्पेस कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और स्पेस कम होगा तो एयर अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि अंदर से प्रेशर लग रहा है ना एयर पे। इधर से डायफ्राम ऊपर की तरफ आ रहा है, रिब्स या चेस्ट कैविटी है नीचे की तरफ जा रही है, तो एयर आउटवर्ड की मूव करेगी। तो आउटवर्ड जब एयर मूव करेगी तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन। तो इस तरह से बाय द रोल ऑफ रिब्स और चेस्ट कैविटी एंड डायफ्राम ब्रीदिंग प्रोसेस होती है। सो इस तरह से पूरी ब्रीदिंग
होती है। अब इसमें हमने डायफ्राम पढ़ा, तो डायफ्राम इज अ मस्कुलर शीट, जो कि हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं, इज अ मस्कुलर शीट बिलो द चेस्ट कैविटी, दिस इज द चेस्ट कैविटी, और उसके नीचे एक मसल्स की शीट होती है, सीट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं, और ये हेल्प करता है ब्रीथिंग में। इस तरह से जो पूरी ब्रीदिंग है, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की प्रोसेस है, वो होती है। अब जैसा हमने ब्रीदिंग में पढ़ा कि एक्सहेलेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? अगर आपको कोई कहे कि क्या प्रूफ है भाई कि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हाउ डू वी ब्रीथ आउट, हम क्या रिलीज करते हैं? तो द एयर वी ब्रीथ इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर, यानी कि हम जो एयर एक्सेल कर रहे हैं उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी हमने इनहेल की थी उससे ज़्यादा परसेंटेज हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान हमारी सेल्स में भी वो फॉर्म्ड हो रही है। साथ में अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ये हम रिलीज करते हैं। अब कितनी परसेंटेज हम एक्सेल करते हैं? तो दैट इज इनहेल्ड एयर, ये परसेंटेज है इनहेल्ड एयर में, यानी कि जब हम इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं गैस को, तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, वहीं पर 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन ड्यूरिंग एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी होती है? 16.4% होती है। वहीं पर एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट 4.4% प्रेजेंट होती है। अब जो ये एक्सेल्ड एयर है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% है, यानी कि ज़्यादा है जितनी हमने ली थी इनहेल से, वो कहाँ से आई? हमारी बॉडी में, जो कि बनी है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब इसको हम एक एक्टिविटी से प्रूव कर सकते हैं कि हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। आप एक ग्लास लोगे, कोई भी एक ग्लास लेना, उसमें वाटर लेके उसमें लाइव वाटर ऐड करना। लाइव वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस ग्लास में आपने लाइम वाटर ले लिया, ठीक है। अब एक पाइप लोगे, स्ट्रॉ लोगे, और उसको इसमें डुबो दोगे। ऊपर से अपने माउथ से आपको एयर ब्लो करनी है, इसके अंदर आप फूंक मारते रहोगे, और जब तक आप इसमें फूंक मारोगे तब तक ये पानी अगर कुछ टाइम बाद मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया, मिल्की कलर में कन्वर्ट हो गया, मिल्की वाटर अगर ये शो हो रहा है, ज़्यादा ही वाइटिश अगर ये दिख रहा है मिल्क जैसा, तो इसका मतलब जो एयर आपने एक्सेल की है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज थी। और अगर ये अपना कलर चेंज नहीं करता है, मिल्की में कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। लेकिन जब आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो ये मिल्की कलर शो करेगा, दैट मीन्स आप जो एक्सेल्ड कर रहे हो एयर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। इस एक्टिविटी को आप ऊपर आई लिंक बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि हम अगर एनवायरनमेंट से या माउथ से कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में मिक्स करते हैं, तो उसके बाद वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। तो ऊपर जो एक्टिविटी आई बटन में दिख रही है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस एक्टिविटी को देख सकते हो, और उससे प्रूफ होता है कि एक्सेल्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज होती है। नेक्स्ट इज मॉइस्चर। तो मॉइस्चर कैसे पता करेंगे कि जो हम एक्सेल्ड एयर कर रहे हैं, जो एयर एक्सेल कर रहे हैं, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है? तो कोई भी आप साफ मिरर लेना, मिरर के ऊपर आराम से अपने माउथ से कुछ एयर को ब्लो करना इस तरह से, और उसके बाद आप देखोगे कि मिरर के ऊपर कुछ स्मॉल ड्रॉप्स आपको दिखेंगे, या फिर वो मिरर क्या होता है, या फिर वो मिरर धुंधला हो जाता है, ब्लर सा हो जाता है। तो इसका मतलब आपकी जो एयर थी जो आपने एक्सेल की है, उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर था, जो कि मिरर पे कंडेंसेशन की वजह से वो दिख रहा है ब्लर सा। तो दैट proves that moisture is present in the exhaled air। तो इन दोनों एक्टिविटी से आप इजीली शो कर सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर हम एक्सेल्ड करते हैं। तो जैसा अभी हमने देखा कि ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन है या ह्यूमन ब्रीदिंग है, उसमें मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ब्रीदिंग से है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ही हो रही है, और उसके बाद रेस्पिरेशन हो रहा है। तो क्या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कॉकरोच है, स्नेल्स है, फिशेज हैं, ये क्या सब में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो लंग्स होता है, या किसी और भी अदर मोड्स हैं जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते होंगे या ब्रीदिंग की प्रोसेस करते हैं? तो वैसे ही हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स
का मोड ऑफ ब्रीदिंग क्या है या कैसे वो ब्रीदिंग करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉकरोच। कॉकरोच में जो ऊपर की बॉडी होती है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, जो ऊपर की बॉडी है इसमें स्मॉल टाइनी होल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं इसकी बॉडी में, जिनको हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। मीन्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल ओपनिंग इन देयर बॉडी इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। कॉकरोच की बॉडी में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, तो इनके थ्रू जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो स्पाइरेकल्स के थ्रू, यानी इन छोटे छोटे छेद के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर एंटर करती है। उसके बाद स्पाइरेकल्स आर कनेक्टेड टू द एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया। उसके बाद उसकी बॉडी में लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं जिनसे, जो कनेक्टेड है किससे, स्पाइरेकल से। अब स्पाइरेकल यहाँ है, उसके बाद लंबी लंबी ट्यूब्स होंगी, तो जैसे ही एयर उन होल्स यानी कि स्पाइरेकल से एंटर करेगी, उसके बाद वो एयर ट्रेवल करेगी उन ट्यूब्स के अंदर और जो कॉकरोच की हर एक सेल्स है उन तक पहुंचेगी। उसके बाद ऑक्सीजन रिच एयर एंटर थ्रू द स्पाइरेकल्स एंड पासिस थ्रू द ट्रैकिया। उन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। जो स्मॉल ट्यूब्स हैं जो कनेक्टेड है स्पाइरेकल से, उनको हम ट्रैकिया कहते हैं। अब वो ऑक्सीजन रिच एयर जो एटमॉस्फेयर से उनने ली है वो स्पाइरेकल से होते हुए ट्रैकिया में पास होगी, उन ट्यूब्स में पास होगी और उसके बाद वो हर एक बॉडी सेल्स में चली जाएगी। अब जैसे आपका घर है, घर में पाइप्स होते हैं, बहुत सारे कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं एक मेन टंकी से। उन सब पाइप में अलग अलग टैप होती हैं, बाथरूम में अलग, किचन में अलग। तो वो जो टैप हो गई वो हो गई स्पाइरेकल्स, होल्स है। अब अगर मानो उनके अंदर से हवा जाएगी, उसके बाद वो हवा कहाँ जाएगी, पाइप्स में, क्योंकि उनसे क्या कनेक्टेड है, पाइप। तो जो होल्स है या टैप है उनको हम स्पाइरेकल कहेंगे और उसके बाद जो पाइप है उसको हम ट्रैकिया कहेंगे। और जो टंकी है दैट इज द सेल ऑफ द कॉकरोच, तो उसके बाद वो टंकी में जाएगी। ऐसे ही टंकी से जो पानी है पाइप से होते हुए आएगा, तो इसका मतलब टंकी में अब क्या डाल दिया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आएगी, ट्रैकिया में आएगी। टंकी क्या हो गई, सेल हो गई कॉकरोच में। उसके बाद सेल से वो कहाँ आएगा, पाइप्स, और पाइप्स क्या है, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया से होते हुए कहाँ आएगी, होल्स में, जो कि टैप है। अब टैप कॉकरोच में क्या हुई, स्पाइरेकल्स, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो बाहर सराउंडिंग में आएगी। तो इस तरह से जो कॉकरोच होता है उसके अंदर ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। अब जो सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो पास होगी थ्रू द ट्रैकिया, ट्रैकिया में आएगी, उन एयर ट्यूब्स में आएगी वापस, और एयर ट्यूब से वो इन स्पाइरेकल्स में आएगी और स्पाइरेकल से वो बाहर आएगी। इस तरह से कॉकरोच ब्रीदिंग का मैकेनिज्म परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ेंगे दैट इज अर्थवॉर्म। तो आफ्टर कॉकरोच जब हम अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म आपने देखा होगा, जो केंचुए होते हैं उनको अर्थवॉर्म कहते हैं। अर्थवॉर्म ज़्यादातर मिट्टी में पाई जाती है क्योंकि वो मिट्टी को फर्टाइल बनाती है। अब वो ब्रीदिंग कैसे करती है, तो मिट्टी में जब वो रहती है तो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है। अब वहीं से वो उस एयर को लेती हैं और ब्रीथ करती हैं। आपने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम आता है तो जो केंचुए होते हैं वो सड़कों पर या ग्राउंड में बाहर निकल के आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो उन मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के अंदर तो पानी घुस जाता है। अब उनको ब्रीदिंग करने के लिए एयर नहीं मिलती, तो वो उस ब्रीदिंग को करने के लिए बाहर आ जाती है, सड़कों पर आ जाती है, जिससे वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को आसानी से इनहेल कर सके। तो ऐसे ही क्योंकि जो अर्थवॉर्म होती है वो ब्रीथ करती है देयर मॉइस्ट स्किन, तो उनमें ऐसा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता या ट्रैकियाज नहीं होते, सिर्फ वो अपनी स्किन में, उनकी स्किन में ओपनिंग्स होती हैं, उनके थ्रू वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं, यानी कि इनटेक करती हैं ऑक्सीजन को और गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं विद द हेल्प ऑफ देयर स्किन, और द मॉइस्ट स्किन हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उनकी जो स्किन्स होती है वो स्लाइमी होती है, मॉइस्ट होती है। उनकी स्किन कैसी होती है, बहुत मॉइस्ट होती है, और जिसकी वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो इजीली हो पाता है विद द एनवायरमेंट। नेक्स्ट फिशेस। फिशेस आपको पता है, फिशेस इज द एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक है क्योंकि पानी में रहती है। अब तो उनको ऑक्सीजन लेने के लिए जो पानी में ऑक्सीजन मिक्स होती है वो वहां से ऑक्सीजन लेते हैं। जैसे वाटर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O, यानी कि उसमें दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं और साथ में क्या है, ऑक्सीजन। तो जो ये ऑक्सीजन मिक्स है वाटर में, वो वाटर को इनटेक करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं और उस ऑक्सीजन को
इनटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। उनमें गिल्स होते हैं, जैसे आप में रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हैं, तो फिशेस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हुआ, गिल्स। तो वो गिल्स की हेल्प से इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करती हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स। और कौन सी, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिजोल्व है वो वहीं से लेती है। तो और जो ये गिल्स होते हैं हैव ब्लड वेसल्स हाईली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। जैसे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होती है ना, उनमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ज़्यादा हो सके। ऐसे ही उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में से ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले सकती हैं। और अगर आपको पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझना है कि फिशेस में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है फ्रॉम द वाटर, तो ऊपर आई लिंक में बटन दिया गया है रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स, तो आप वहां से भी क्लिक करके उस वीडियो को देख के उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो इस तरह से जो फिशेस होती हैं विद द हेल्प ऑफ गिल्स, वो वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को गिल्स की हेल्प से इनटेक करती हैं, और इस तरह से गिल्स की हेल्प से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिशेस में होता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, और उसमें हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं और सनलाइट की, क्लोरोफिल और वाटर की प्रेजेंस में उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में, मतलब फूड सिंथेसिस करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन उस फूड को किस लिए बनाते हैं, वो ताकि उससे एनर्जी मिले, इसलिए तो बनाते हैं। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, रेस्पिरेशन से। तो इसका मतलब प्लांट्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन कैसे, प्लांट्स आल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमारी तरह एनवायरमेंट से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में तो हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन अपोजिट है फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इनटेक करते हैं प्लांट्स और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो दिन के टाइम में जो पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं, लेकिन जब वो पूरा दिन फूड प्रिपेयर कर चुके होते हैं तो रात को, क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो रात को वो उस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से एनर्जी निकालते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है वो प्लांट्स यूज करते हैं। तो उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो रात के टाइम में जो प्लांट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एनर्जी, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो प्लांट्स आल्सो टेक ऑक्सीजन, उनको भी ऑक्सीजन लेनी होती है, और गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये ज़्यादातर जो प्रोसेस होती है नाइट टाइम में होती है। एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द सेल्स टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड पेन, दैट इज एनर्जी। तो और जो ये ऑक्सीजन वो यूज करते हैं, यानी कि उन्होंने जो ऑक्सीजन ली है फ्रॉम द एनवायरमेंट उसको यूज करते हैं, जो सेल्स में फूड है या ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, जो कि ब्रेक डाउन होता है इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड उसमें से कुछ एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट जो ये प्रोसेस है, यानी कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये किसकी हेल्प से होते हैं? सो ये होती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। सो स्टोमेटा आर द स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो लीव्स होती है उसकी सरफेस पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं, और उन होल्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, उसमें हेल्प करते हैं दीज स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा लीव्स की पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा या रंध्र भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो द रूट हेयर, जो रूट्स होती है किसी भी प्लांट्स की, जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो सॉइल में होती हैं, और सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, एयर है। जैसे अर्थवॉर्म भी तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है उसको इनटेक करती है। ऐसे ही जो रूट्स हेयर्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे रूट्स में हेयर्स होते हैं, और वो हेयर्स जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो एयर प्रेजेंट है उसको इनटेक करते हैं और अंदर ले जाते हैं। जैसे वाटर को इनटेक करते हैं वैसे ही एयर को भी
वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो रूट हेयर ऑल्सो हेल्प्स टू टेक एयर फ्रॉम द सॉइल, सॉइल के थ्रू वो एयर को भी लेने में हेल्प करते हैं। इस तरह से जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड करके वो एनर्जी गेन करते हैं और अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो रूट्स हैं वो भी रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ जाना, क्योंकि ये चैप्टर हमसे भी रिलेट करता है, क्योंकि हमें भी एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप लोगों को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और मुझे पढ़ाने में भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी फूड से कैसे रिलीज होती है, उस प्रोसेस को आपने अच्छे से समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। थैंक यू।